बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है बेटा जी, वो टॉपिक है गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस। गॉसेस लॉ की 3 बेसिक एप्लीकेशंस हैं आपकी बुक के अंदर। कोर्स से रिलेटेड 3 एप्लीकेशंस हैं। उन 3 एप्लीकेशंस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज हम उसमें से जो फ़र्स्ट पार्ट है उस फर्स्ट पार्ट को सबसे पहले देखेंगे। तो गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस हैं क्या, गॉसेस लॉ जो है उसको किस लिए यूज़ किया जाता है, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ है। एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ में हम देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है, तो उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक शीट ऑफ चार्ज है, उसके ऊपर एक चार्ज शीट है जिसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और आप उस चार्ज शीट के सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो गॉसेस लॉ आपकी हेल्प करेगा। गॉसेस लॉ जो है वो आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। इसी तरीके से अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि 2 अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स हैं और उनके दरमियान इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपने कैलकुलेट करनी है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किस तरीके से फाइंड की जा सकती है यूजिंग गॉसेस लॉ। और आज वाला जो हमारे पास टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, और उस स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर अगर आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो गॉसेस लॉ जो है वो आपको किस तरीके से आपको असिस्ट करता है। गॉसेस लॉ जो है वो किस तरीके से आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो गॉसेस लॉ का बेसिक मकसद क्या है? गॉसेस लॉ को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए। इट इज़ यूज टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब इन तीनों एप्लीकेशंस के अंदर, यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड हॉलो चार्ज मेटालिक स्फीयर, और सेकंड वन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, और थर्ड वन है हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। इन तीनों एप्लीकेशंस के अंदर अगर हम स्टेप वाइज मूव करते हैं तो आपके लिए जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। आपने सिर्फ इन 3-4 स्टेप्स को फॉलो करना है, और इन 3-4 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपके पास एट दी एंड खुद ब खुद जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे, वो स्टेप्स आप नोट कर लें। हम वन बाय वन इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू तक पहुंच जाएंगे। तो देखिएगा कि फ़र्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप है कंसीडरेशन ऑफ गॉसियन सरफेस। आपने सबसे पहले क्या करना है, किसी भी एप्लीकेशन के अंदर आपने सबसे पहले गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है। और गॉसियन सरफेस के बारे में याद रखिएगा, गॉसियन सरफेस के बारे में जो है वो एमसीक्यूज़ भी बनते हैं कि गॉसियन सरफेस बेसिकली होता किस तरह का है। गॉसियन सरफेस को हम अपनी कन्वीनियंस के लिए किसी भी शेप में कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर हो सकता है, गॉसियन सरफेस जो है वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स हो सकता है, गॉसियन सरफेस जो है वो कोई स्फेरिकल सरफेस हो सकता है। तो ये हम अपनी कन्वीनियंस के लिए जो है वो डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से गॉसियन सरफेस जो है वो हम इमेजिन करते हैं। अब इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि गॉसियन सरफेस से रिलेटेड है वो ये कि गॉसियन सरफेस जो है वो इमेजिनरी सरफेस होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। इट इज़ एन इमेजिनरी सरफेस दैट एनक्लोजेज द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़ टू बी कैलकुलेटेड। यानी कि ये एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस है, ये हम खुद इमेजिन करेंगे गॉसियन सरफेस, और ये जो गॉसियन सरफेस है, ये जो इमेजिनरी सरफेस है, ये उस पॉइंट को एनक्लोज करेगा जिस पॉइंट के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। ये याद रखिएगा कि वो पॉइंट जिस पे आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं, वो पॉइंट या तो गॉसियन सरफेस के अंदर हो या फिर गॉसियन सरफेस के ऊपर ही मौजूद हो। तो हमारे पास आज दोनों इस तरह के केसेस हैं जिसमें हम जो गॉसियन जो पॉइंट है, पॉइंट को एनक्लोज करेंगे। गॉसियन सरफेस के अंदर भी पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है और गॉसियन सरफेस के ऊपर भी जो है वो पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है। फिर सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप के अंदर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है थ्रू डेफिनेशन। अब आप जानते हैं कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। आपने ई डॉट ए अप्लाई करना है, तो ई डॉट ए से आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक वैल्यू आ जाएगी। फिर थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसेस लॉ। आपके पास जो गॉसेस लॉ है, गॉसेस लॉ भी तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक वैल्यू प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। तो गॉसेस लॉ से भी आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो हमारे पास सेकंड स्टेप है या थर्ड स्टेप है, इन दोनों स्टेप से हमारे पास गॉसेस लॉ के इन दोनों स्टेप से हमारे पास फ्लक्स की एक एक वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, लास्ट और फोर्थ स्टेप के अंदर, इस फोर्थ स्टेप के अंदर आपके पास जो गॉसेस लॉ की 2 वैल्यूज़ आई होंगी, आपने उन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर कर लेना है।
तो इन कंपैरिजन आपके पास लास्ट में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। दोबारा से सुन लें ये 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट स्टेप कंसीडरेशन ऑफ गॉसियन सरफेस, सेकंड स्टेप इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डेफिनेशन, थर्ड स्टेप इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसेस लॉ, और फोर्थ स्टेप कंपैरिजन ऑफ 2 फ्लक्स। जो आपने 2 फ्लक्स कैलकुलेट किए हुए हैं आपने उनका कंपैरिजन करना है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ जाएगी। अब देखिए जो हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन के अंदर ये 3 सिचुएशंस हैं। इन तीनों सिचुएशंस को जो है वो हम आज देखेंगे। इसके बाद फिर हमारे पास जो है वो सेकंड एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। वो सेकंड एप्लीकेशन इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है क्या? फर्स्ट एप्लीकेशन के अंदर आपसे कहा हुआ है लोकेशन ऑफ एक्सेस चार्ज ऑन अ कंडक्टर। जब कभी भी आप किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो कंडक्टर को चार्ज करने का मतलब ये है कि आप या तो उससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे या फिर आप उसको इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर देंगे। तो सपोज कर लें हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर याद रखिएगा कि सॉलिड स्फीयर में और हॉलो स्फीयर में क्या फ़र्क होता है। सॉलिड स्फीयर जो है इनसाइड एम्प्टी नहीं होता। तो आपके पास ये हॉलो स्फीयर वाला एक केस भी है, हम हॉलो स्फीयर को भी अलहदा से डिस्कस करेंगे। तो सॉलिड स्फीयर जैसा कि एक मेटालिक बॉब, ठीक है, एक मेटालिक स्फीयर जो कि इनसाइड एम्प्टी नहीं है, वो सॉलिड स्फीयर है। तो सॉलिड स्फीयर आपने कंसीडर कर लिया और आपने इस सॉलिड मेटालिक स्फीयर को क्या कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। यानी कि हमने किसी भी मेथड से इसको पॉजिटिवली चार्ज किया, या तो आपने एक वायर को इसके साथ अटैच कर दिया जिस वायर के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस मौजूद थे, या फिर आपने इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर लिया उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के मेथड के ज़रिए। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम मेटल्स को चार्ज कर सकते हैं। तो हमने इस मेटालिक स्फीयर को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। अब एक और पॉइंट जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो सिमेट्रिकल सरफेसेस होते हैं, यानी कि ऐसे सरफेसेस जिनकी एक प्रॉपर शेप होती है, वो जो सिमेट्रिकल सरफेसेस हैं उनके ऊपर चार्जेस अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप किसी एक पॉइंट के ऊपर भी ये सारा चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो वो जो चार्ज है वो चार्ज पूरे सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा, पूरे सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये सिर्फ मैं मेटल्स से रिलेटेड कह रहा हूँ, इंसुलेटर्स के केस में ऐसा नहीं होता। अब देखिए आपने जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसको कहाँ पर कैलकुलेट करना था, सॉलिड स्फीयर के अंदर कोई एक पॉइंट है, पॉइंट P, जहाँ पर आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब ये देख लें कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसको आपने चार्ज किया हुआ है और चार्जेस जो है वो कहाँ पर लाई कर रहे हैं, चार्जेस उसके आउटर सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और आपने एक पॉइंट P इनसाइड कंसीडर कर लिया है। सॉलिड स्फीयर के अंदर एक पॉइंट P आपने कंसीडर कर लिया है और वहाँ पर आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं। यानी कि इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो आप ये फाइंड करना चाहते हैं क्या सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पर फील्ड एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है सॉलिड स्फीयर के अंदर, जबकि चार्जेस कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्जेस जो है वो आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम इन्हीं चारों स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है बेटा जी कंसीडरेशन ऑफ गॉसियन सरफेस। हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर गॉसियन सरफेस को कंसीडर करना है। तो गॉसियन सरफेस आप जानते हैं कि इमेजिनरी सरफेस होता है। तो मैंने एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ कर लिया और वो इमेजिनरी सरफेस भी किस शेप का है, वो इमेजिनरी सरफेस भी जो है वो स्फेरिकल शेप का है। हमने एक स्फेरिकल इमेजिनरी सरफेस जो है वो ड्रॉ कर लिया। तो इस इमेजिनरी सरफेस को मैं क्या कह रहा हूँ, इस इमेजिनरी सरफेस को मैं गॉसियन सरफेस कह रहा हूँ और वो भी स्फेरिकल शेप में ही है। और ये देख लें कि ये जो इमेजिनरी सरफेस मैंने कंसीडर किया है, इस इमेजिनरी सरफेस के अंदर ही वो वाला पॉइंट मौजूद है जिस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो गॉसियन सरफेस की ये करैक्टरिस्टिक है कि ये उस पॉइंट को इनक्लोज करता है जिस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी होती है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, हमने गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिया। सेकेंड वन क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डेफिनेशन। आपने डेफिनेशन के ज़रिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम थ्रू डेफिनेशन कैसे फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ इक्वल्स टू E डॉट A। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया की डॉट प्रोडक्ट का नाम है। तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर दिया E डॉट A की फॉर्म में। इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद थर्ड स्टेप की तरफ आ जाएं। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसेस लॉ। आपने गॉसेस लॉ को अप्लाई करके क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो हम फाई E इज़ इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर ये देख लें कि एप्सिलॉन नॉट यूज़ किया जाएगा या एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम यूज़ किया जाएगा। अगर तो वैक्यूम होता, अब हम जानते हैं कि इस केस में वैक्यूम नहीं है क्योंकि हमने सॉलिड स्फीयर कंसीडर किया और वो जो सॉलिड स्फीयर है
वो मेटालिक स्फीयर है, तो यहाँ पर मैं एप्सिलॉन ऑफ मीडियम जो है वो यूज़ करूँगा, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम, या फिर एप्सिलॉन नॉट के साथ ही क्या यूज़ कर लिया जाएगा, एप्सिलॉन आर को यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन ये बता रही है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसेस लॉ कैसे फाइंड किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम, मीडियम का एप्सिलॉन इनटू चार्ज एनक्लोज्ड। अब ये याद रखिएगा कि गॉसेस लॉ के अंदर जो आपको बताया था कि ब्रैकेट के अंदर 1 बाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा होता है, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई हो रहा होता है चार्ज एनक्लोज्ड के साथ। अब ज़रा आप देखिए हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, एक इक्वेशन थ्रू डेफिनेशन आ चुकी है और दूसरी इक्वेशन जो है वो थ्रू गॉसेस लॉ आ चुकी है। अब आपने फोर्थ स्टेप में क्या करना है, आपने फोर्थ स्टेप के अंदर इन दोनों फ्लक्स को कंपेयर कर लेना है, ठीक है। जब आप कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने से हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, ई डॉट ए इज इक्वल्स टू 1 ओवर एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम, एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम इनटू चार्ज एनक्लोज्ड। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो गॉसेस लॉ अप्लाई की है, ये गॉसेस लॉ भी इस गॉसियन सरफेस के ऊपर ही अप्लाई किया, और वो जो बाय डेफिनेशन हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं वो हमने बाय डेफिनेशन भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किया है वो गॉसियन सरफेस के थ्रू ही किया है। यानी कि एक दफ़ा जब आपने गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया तो आपकी जितनी भी कैलकुलेशन होगी वो सारी कैलकुलेशन अब गॉसियन सरफेस से रिलेटेड ही होगी। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, हमने उन दोनों को कंपेयर किया। अब आप जानते हैं कि गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज किया हुआ है। अगर आप गौर करें तो जितना भी चार्ज था वो कहाँ पर मौजूद था, आउटर सरफेस के ऊपर मौजूद था, और इनसाइड कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है। और गॉसेस लॉ ने भी ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस ने भी कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं किया हुआ। सो चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस इज इक्वल्स टू 0। गॉसियन सरफेस ने कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं किया हुआ, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन फिर किस फॉर्म में आ जाएगी, ई डॉट ए इज इक्वल्स टू 0। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें, नाउ जो एरिया है आपके पास गॉसियन सरफेस का एरिया, क्योंकि अब जो भी कैलकुलेशन है मैं आपको बता चुका हूँ वो गॉसियन सरफेस से रिलेटेड ही है। जो एरिया आपने कंसीडर किया हुआ है गॉसियन सरफेस का जो एरिया है, जो कि बेसिकली एक स्फेरिकल एरिया है, क्या स्फेरिकल एरिया 0 के इक्वल है? क्या आपने जो एरिया सेलेक्ट किया हुआ है वो एरिया 0 के इक्वल हो सकता है? तो एरिया जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। ई डॉट ए इज़ इक्वल्स टू 0, ई डॉट ए इज़ इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये है बेटा जी कि या तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होगी या फिर एरिया वेक्टर जो है वो 0 के इक्वल होगा। तो हम जानते हैं कि जो हमने गॉसियन सरफेस इमेजिन किया हुआ है उसका एरिया तो 0 के इक्वल नहीं है। तो आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या रहेगी, सेकंड ऑप्शन रहेगी बेटा जी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़ इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू असल में 0 के इक्वल है। तो ये यहाँ से आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि अगर हम एक सॉलिड स्फीयर को चार्ज करते हैं और फिर उस सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं तो इनसाइड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। राइट बेटा जी। अब उसके बाद हम इसी चीज़ को, ये जो सिचुएशन है इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। वो सिचुएशन कैसे चेंज की जा रही है, हम कंसीडर कर रहे हैं एक हॉलो चार्ज्ड कंडक्टर। हॉलो चार्ज्ड कंडक्टर यानी कि पहले जो सिचुएशन थी वो क्या थी, आपने एक सॉलिड स्फीयर कंसीडर किया हुआ था, सॉलिड चार्ज्ड कंडक्टर स्फीयर, सॉलिड चार्ज कंडक्टर जो आपने अज्यूम किया हुआ था। अब आप हॉलो चार्ज्ड कंडक्टर जो है उसको अज्यूम कर लेते हैं इनसाइड एम्प्टी है, जैसा कि फुटबॉल जो है वो इनसाइड एम्प्टी होती है, उसके अंदर सिर्फ एयर मौजूद होती है, लेकिन फुटबॉल का जो सरफेस है वो प्लास्टिक बॉडी होती है। आपने क्या कंसीडर किया हुआ है, आपने कंडक्टिव बॉडी जो है उसको कंसीडर किया हुआ है, कोई मेटालिक स्फीयर है, लेकिन मेटालिक स्फीयर किस तरह का है, हॉलो स्फीयर। तो इनसाइड आपने फिर से क्या करना है, आपने फिर से इनसाइड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब हमने फिर से क्या किया, फिर से इस सरफेस को चार्ज कर दिया। जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर चार्जेस जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि सरफेस किस तरह का है, सरफेस जो है वो मेटालिक है। मेटालिक स्फीयर के ऊपर, मेटालिक हॉलो चार्ज स्फीयर के ऊपर जो चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब इनसाइड आपने किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी थी, तो वो जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने फाइंड करनी है जिस पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट को हमने क्या किया, उस पॉइंट को हमने सरफेस के अंदर इनक्लोज कर लिया और ये सरफेस डॉटेड सरफेस ड्रॉ की है। डॉटेड सरफेस ये बताता है कि आपने एक इमेजिनरी सरफेस को कंसीडर किया हुआ है, और वो इमेजिनरी सरफेस क्या है बेसिकली, दैट इज़ गॉसियन सरफेस।
तो हमने गॉसियन सरफेस जो है वो डॉटेड फॉर्म में ड्रॉ कर लिया और उस पॉइंट को इनक्लोज कर लिया जिस पॉइंट के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना था। दोबारा से वही मेथड है, आपने फिर से इन्हीं चारों स्टेप्स को फॉलो करना है। कंसीडरेशन ऑफ गॉसियन सरफेस वो कंप्लीट हो गई, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डेफिनेशन E डॉट A, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसेस लॉ 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू Q। अब यहाँ पर मैं एप्सिलॉन नॉट यूज़ कर सकता हूँ। सपोज इन साइड जो है वो कोई भी मीडियम मौजूद नहीं है, एयर भी नहीं है, सिर्फ वैक्यूम है, तो फिर मैं एप्सिलॉन नॉट जो है वो उसको यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम जो है ये यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि इन साइड जो है वो ये स्फीयर एम्प्टी है। तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को। तो थ्रू गॉसेस लॉ जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आती है वो वैल्यू कितनी है? 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू Q। और हमने इसी स्टेप के अंदर इन दोनों को कंपेयर भी कर दिया है। तो जब आप कंपेयर करेंगे फिर से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? क्या इस गॉसियन सरफेस ने जो आपने डॉटेड फॉर्म में ड्रॉ किया हुआ है, क्या इस गॉसियन सरफेस ने कोई चार्ज एनक्लोज किया है? इसने भी कोई चार्ज एनक्लोज नहीं किया हुआ, क्योंकि गॉसियन सरफेस जो है वो हॉलो मेटालिक स्फीयर के अंदर मौजूद है, जबकि चार्जेस कहाँ है? चार्जेस तो उसके आउटर सरफेस के ऊपर मौजूद है। तो यहाँ पर भी कोई चार्ज एनक्लोज नहीं है। चार्ज एनक्लोज इज इक्वल्स टू 0, सो E डॉट A इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास यहाँ पर भी हम यही बता रहे हैं कि इन दोनों क्वांटिटीज़ की जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है। अगर ये 0 के इक्वल है तो या तो दोनों ही क्वांटिटीज़ 0 के इक्वल होंगी, या फिर दोनों में से एक कोई क्वांटिटी ऐसी है जो कि 0 के इक्वल है, जिसने प्रोडक्ट को क्या कर दिया है? जिसने प्रोडक्ट को 0 कर दिया है। तो हम दोबारा से अगर देखते हैं तो हमारे पास गॉसियन सरफेस जो है इसका एरिया तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, जबकि दूसरी क्वांटिटी जो कि 0 है वो कौन सी है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो आपको यहाँ से ये भी प्रूफ हो गया कि हॉलो मेटालिक स्फीयर के अंदर, जो हॉलो चार्ज्ड मेटालिक स्फीयर था, उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस सरफेस से आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस कहाँ हैं? पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो आउटर सरफेस के ऊपर मौजूद है। यहाँ पर भी हम यही कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड मौजूद है। यहाँ पर भी हम यही कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो आउटवर्ड मौजूद होंगी। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट भी क्यों करेगी, उसकी रीज़न क्या हो सकती है? हम एक और तरीके से इसको देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 क्यों होगी, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों नहीं मूव करती? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड उस वक्त मूव करती जब आप यहाँ पर सेंटर पे कोई नेगेटिव चार्ज प्लेस करते, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती और नेगेटिव के ऊपर टर्मिनेट हो रही होती, लेकिन इनसाइड कोई भी नेगेटिव चार्ज भी मौजूद नहीं है। इस वजह से इनसाइड फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस चार्ज स्फीयर के आउटर साइड के ऊपर मौजूद होगी। उसके बाद अब हम थर्ड जो हमारा केस है उसको हम देखेंगे। थर्ड केस में ज़रा देखिएगा, हमने यहाँ पर दोनों जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स थे इनके अंदर हमने इनसाइड कोई भी चार्ज प्लेस नहीं किया हुआ था, लेकिन ये जो अब हमने कंडक्टर एज्यूम किया हुआ है, ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर आपने एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेस कर दिया है। यानी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कंडक्टर के इस स्फीयर के अंदर मौजूद है। और ये जो आपको बताई जा रहा है यहाँ पर, ये जो आपको जो बताया जा रहा है दैट इज़ बेसिकली थिकनेस। ये आपके पास जो है वो थिकनेस है, इस कंडक्टर की थिकनेस। जैसे कि अगर आपके पास कोई शीट है, एक मेटालिक शीट है, तो उस मेटालिक शीट की कोई ना कोई थिकनेस तो होगी। वो मेटालिक शीट जो है वो ज़्यादा थिक हो सकती है, वो मेटालिक शीट जो है वो थिन हो सकती है। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो स्फीयर बनाया गया है, ये स्फीयर एक मेटालिक शीट से बनाया गया, और वो जो मेटालिक शीट है उसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर थिकनेस है। उस थिकनेस को हम यहाँ से रिप्रेजेंट करें। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस मेटालिक स्फीयर के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। अब इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी। फिनोमेना क्या होगा? फिनोमेना ये होगा कि जो मेटालिक स्फीयर था, ये मेटालिक स्फीयर न्यूट्रल था, इसके ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं था। लेकिन जैसे ही आपने इस मेटालिक स्फीयर के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया, अब कंडक्टर है, जैसे ही आप पॉजिटिव चार्ज प्लेस करेंगे तो इस मेटालिक स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स इस मेटालिक स्फीयर के इनर साइड के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तमाम के तमाम जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इनर साइड के ऊपर इकट्ठा हो चुका है। जबकि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस रिपल्शन की वजह से कहाँ चले गए हैं? पॉजिटिव चार्जेस रिपल्शन की वजह से इसके आउटर सरफेस के ऊपर जो है वो इकट्ठे हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर अगर कैलकुलेट करना चाहें, दोबारा से आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या बताई जा रही है? वो यही
अगर मैं सपोज़ कर लेता हूँ कि हमारे पास ये है गॉसियन सरफेस, मैं दोबारा से डॉटेड लाइन जो है उसको ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन आप गौर करेंगे कि डॉटेड लाइन को मैंने कहाँ पर ड्रॉ किया है। डॉटेड लाइन को मैंने ड्रॉ किया है पॉजिटिव चार्जेस जो कि आउटर सरफेस के ऊपर जो कि आउटर सरफेस की तरफ मूव कर चुके हैं, और नेगेटिव चार्जेस जो कि इनर सरफेस की तरफ आ चुके हैं। इन दोनों चार्जेस के दरमियान में मैंने जो है वो गॉसियन सरफेस को डॉटेड फॉर्म में ड्रॉ कर दिया है। अब ज़रा आप देखें कि अगर हम गॉसियन सरफेस में से जो टोटल चार्ज है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे आपने फोकस करना है। ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन गॉसियन सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर इस वक्त मैं आप लोगों से ये पूछूं कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज मौजूद है तो गॉसियन सरफेस के अंदर बेटा जी कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है। द नेट वैल्यू ऑफ चार्ज इज़ ज़ीरो। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जितना पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे है उतना ही नेगेटिव चार्ज जो है वो इसके इनर सरफेस के ऊपर मौजूद है। तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज सपोज कर लेते हैं कि ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये 5 कूलम है, तो ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं, इन नेगेटिव चार्जेस की भी टोटल मैग्नीट्यूड कितनी होगी? वो भी 5 कूलम होगी। तो गॉसियन सरफेस जो कि डॉटेड फॉर्म में ड्रॉ किया गया है, इसके अंदर +5 कूलम सेंटर पे रखा हुआ है, और जो नेगेटिव 5 कूलम है वो यहाँ पर सरफेस के ऊपर, इनर सरफेस के ऊपर मौजूद है। तो नेट चार्ज कितना हो गया? नेट चार्ज हो गया 0। और नेट चार्ज के 0 होने की वजह से इस डॉटेड लाइन में से, यानी कि गॉसियन सरफेस में से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं कर रहा। वो जो पॉजिटिव चार्ज था, वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया था? पॉजिटिव चार्ज आउटर सरफेस की तरफ मूव कर गया था, और आउटर सरफेस की तरफ मूव करने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो फिर कहाँ पर चली जाएगी? वो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब इनवर्ड नहीं मूव करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो यहाँ से आउटवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट की हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के दरमियान कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है। ये तीनों जो आपको सिचुएशंस बताई गई हैं, इन तीनों सिचुएशंस के अंदर एक ही चीज़ क्लियर करने की कोशिश की गई है, और वो क्या थी? वो ये थी कि मेटालिक सरफेस जो है, जो मेटालिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पर भी आप देखें सॉलिड स्फीयर था, तो इस सॉलिड स्फीयर की जो बॉडी थी उस बॉडी में कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पर भी मेटालिक स्फीयर था, चाहे हॉलो ही क्यों ना हो, इसके आउटर सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, पॉजिटिव चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगी, लेकिन इनसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी। और अगर हम एक मेटालिक स्फीयर के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं, तो उस केस में भी जो स्फेरिकल बॉडी है, जो थिकनेस है, उस थिकनेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। इस पॉजिटिव चार्ज से लेकर इस नेगेटिव चार्ज तक, इसके दरमियान तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या मौजूद है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद हैं। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट की। अगर आपसे कहा जाए कि ये पॉइंट जिसको गॉसियन सरफेस ने इनक्लोज किया हुआ है, क्या इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है? तो आप कहेंगे नो, देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तक था आप लोगों का ये एप्लीकेशन जिसको आज हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो हम मज़ीद एप्लीकेशंस की तरफ जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।